विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 सितंबर के करंट अफेयर और आज की वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अफ्रीका के चरित्रों की। देखकर क्वेश्चन अफ्रीका का पहला प्रश्न था कि हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो देखिए अभी हाल ही में लुईस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। और दूसरा था कि किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की गई। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा गुजरात में। और तीसरा था कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। देखिए प्रणब मुखर्जी से संबंधित मैंने बहुत ही विशेष फैक्ट बताए थे परसों के वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनको भारत रत्न किस वर्ष मिला था। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम इनके बारे में बनेंगे और ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए थे परसों के वीडियो में, तो उसको जरूर देख के रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए जो पास सितंबर का महीना है इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और पांचवा प्रश्न था कि केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो देखिए 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है। तो देखिए भारत की जो पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। और आपको बता दूं जो कि एम वीरलक्ष्मी है अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ई पलानी स्वामी, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। देखिए जो कि एम वीरलक्ष्मी है इनको हाल ही में लॉन्च की गई तमिलनाडु सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी इवेंट अगर पहली बार होता है या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट पहली बार होता है या फिर कुछ मतलब विशेष फैक्टर से जुड़े होते हैं तो एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की, इनका नाम क्या है एम वीर लक्ष्मी, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो आपका तमिलनाडु राज्य है ये कुछ इस स्थान पे मतलब इंडिया के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। और तमिलनाडु जो अपनी सीमाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ शेयर करता है। और तमिलनाडु जो देखिए यहाँ की पॉपुलेशन है 6.79 करोड़, कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानी स्वामी। तो तमिलनाडु के बारे में भी ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 है इसमें भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए जो आपका ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 है इसमें जो है पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है 66.08 के स्कोर के साथ। और इसमें जो है 62.47 के स्कोर के साथ जो आपका स्वीडन है ये दूसरे स्थान पर है। और 60.56 के स्कोर के साथ जो है जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएसए है ये तीसरे स्थान पर है। और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 59.78 के स्कोर के साथ यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है। और इसमें नीदरलैंड जो है ये 58.76 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत जो ये इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 48वें स्थान पर है, कितने स्कोर के साथ 35.59 के स्कोर के साथ। देखिए भारत जो है ये पहली बार इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 यानी कि टॉप 50 के लिस्ट में जो है शामिल हुआ है। देखिए आप बता दूं भारत जो ये इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में टॉप 50 में तो शामिल हुआ है, साथ ही ये जो है मध्य और दक्षिणी एशिया के जो देश हैं ठीक है उनकी लिस्ट में जो है ये शीर्ष स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो आपका है तो इस साल इसका 13वां संस्करण जो है ये रिलीज किया गया। और इसको किसने जारी किया ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपका ये वैश्विक नवाचार सूचकांक है यानी कि जो आपका ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो इसको जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने जो है इसको संयुक्त रूप से जारी किया है। तो देखिए किसी भी सूचकांक में दो चीज़ याद रखिएगा,
पहला ये कि भारत की रैंकिंग उसमें क्या है और उसमें पहले स्थान पर कौन है, और दूसरा कि उस सूचकांक को किसने जारी किया है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश आपका है लद्दाख और लक्षद्वीप, इन दोनों को भी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। देखिए जो आपका ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत अगर आपके पास देखिए कोई भी राशन कार्ड है, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, तो अगर आप जो है किसी दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गए हैं वहाँ पे जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, या फिर वहाँ पे अपने रोजगार को पाने के लिए, ठीक है, तो आप इसी राशन कार्ड से कहीं भी रहेंगे पूरे इंडिया में, तो आपको जो है इस राशन कार्ड से राशन वगैरह मिलेगा उसी राज्य में जहाँ पर आप वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार की। और देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा सकता है कि लक्षद्वीप और लद्दाख को शामिल करने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाले कुल केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए इनको शामिल करने के बाद कुल टोटल संख्या 26 हो गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। तो अब तक 26 राज्यों को जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जा चुका है, बाकी को भी शामिल कर लिया जाएगा जल्दी ही। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने पबजी समेत कुल 118 जो है चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। और देखिए भारत सरकार ने अब तक कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है और कब कब लगाया, मैं डिटेल बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस बार जो है जिन चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वी चैट वर्क और वी चैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। देखिए भारत सरकार ने इससे पहले जून के आखिरी में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के कुल 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद फिर जुलाई के आखिरी में 47 और चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था और इस तरीके से अब तक चीन के कुल 224 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देखिए भारत का जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने धारा 69(a) के तहत जो है इन मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो ये जो आखिरी लाइन है इसको जो है इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा कि जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने धारा 69(a) के तहत जो है चीन के इन टोटल 224 एप्लीकेशन पर जो है प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मतलब बाकी में पहले प्रतिबंध लग चुका है और इन 224 में से 118 पर अभी हाल ही में लगाया गया है धारा 69(a) के तहत। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को जो है जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। और देखिए जम्मू कश्मीर की भाषाओं में मतलब जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या चीज़ें पहले से थी, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा क्योंकि एक एक फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका कश्मीरी भाषा है तो कश्मीरी भाषा को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा और वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। और देखिए राज्य के यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को अब तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब इन सभी को जो है राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा। तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में बिहार में केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के सहयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए हाल ही में भारत सरकार का जो खनन मंत्रालय, ठीक है, तो भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच में एक अहम समझौता हुआ है और ये समझौता जो है ये भू विज्ञान, प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। और देखिए जो आपका ये फिनलैंड देश है तो फिनलैंड जो है इसकी कैपिटल हेलसिंकी है, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं साना मारिन और यहाँ की करेंसी यूरो है। और देखिए फिनलैंड देश जो है यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 55.2 लाख। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है जल शक्ति मंत्रालय जिसने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है।
देखिए जो आपका ये वाटर हीरोज प्रतियोगिता है ये लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर से जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्र करेगी। देखिए हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र जो है ये सौंपा जाएगा। और देखिए जो आपका ये वाटर हीरोज प्रतियोगिता है तो इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने के लिए जितने भी मतलब भागीदार होंगे, ठीक है, तो भाग लेने वाले सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट तक का जो है एक वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर 300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सही जो है एक विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी पड़ेगी, जिसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदान का वर्णन करना होगा। तो ये आपका है वाटर हीरोज प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जो आपका भारत का जल शक्ति मंत्रालय है तो इसके राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय भी हाल ही में क्या किया है, जो भारत का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसने भी हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता को शुरू किया है और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 है ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है, यानी कि मनाया जाएगा क्योंकि 7 सितंबर आने वाला है। तो 1 तारीख को स्टार्ट हो गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1982 से ही चल रहा है। देखिए वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसे खाने पाने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में, यानी जो आपका खाना पीना होता है, ठीक है, तो भोजन के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय मनाता है 1 से 7 सितंबर को। 9वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं इनका नाम है वीके यादव। देखिए आपको बता दूं जो आपके वीके यादव हैं इनको सीईओ क्यों बनाया गया है ये पद अब तक नहीं था। देखिए हाल ही में रेलवे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है और क्या क्या परिवर्तन हुए भारतीय रेलवे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये पेज जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो आपका रेलवे का पुनर्गठन हुआ है, देखिए आप बता दूं इससे पहले जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने जो है रेलवे के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या टोटल 8 से घटकर 5 कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पर जो है सरकारी वैकेंसी सरकार कम कर रही है। देखिए सरकार को पता नहीं कौन सा पागलपंती हो गया है कि अब जो है वो हर विभाग में हर जगह पे जो है वैकेंसियों को कम कर रही है। जो वैकेंसी पहले मतलब किसी विभाग में 1000 आती थी हर साल, तो अब जो है वो घटकर कम से कम 100-150 हो गई है और आ भी कहाँ रही है, 2-3 साल में वो भी आ रही है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। देखिए रेलवे के जो 8 विंग्स हैं उनको मिलाकर अब केवल जो है एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का नाम दिया गया है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा। और देखिए रेलवे में जो आपका ये सुधार चल रहा है ये सुधार रेलवे की विभागवाद व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्क संगत निर्णय लेने में मददगार होंगे। देखिए जो आपका ये इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस था अब इसका भी नाम बदल दिया गया है। अब इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर जो है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस किया जाएगा। तो नाम परिवर्तित करने में मोदी सरकार माहिर है तो उसने एक और नाम परिवर्तित कर दिया है और आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा सकता है, खास तौर से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब जो जितना भी टोटल सिलेबस है उसका 30% हम कम कर देंगे और वार्षिक परीक्षाएं कराएंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम करने का फैसला किया है और कोरोना महामारी में बंद चल रहे जितने भी स्कूल हैं तो उन स्कूलों को जो है सरकारी स्कूलों में जो है 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा है इसकी वार्षिक परीक्षाएं जो है ये 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। तो एक लाइन में हम कर सकते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में 9 से लेकर 12 तक की जितनी परीक्षाएं हैं अब उनमें केवल 70% सिलेबस के आधार पर ही जो है परीक्षाएं ली जाएंगी, वार्षिक परीक्षाएं। और हिमाचल प्रदेश राज्य जो है देखिए यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल्स हैं देखिए हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो आपका रक्षा मंत्रालय इसने भी हाल ही में टोटल 2580 करोड़ रुपए के जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए ये अनुबंध जो है ये टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और
लार्सन एंड टूब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। मतलब ये सारे समझौते इन 3 कंपनियों के साथ किए गए हैं, टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो। और देखिए इस समझौते के तहत जो जो जितने भी रक्षा उपकरण हैं ये भारत में ही बनाए जाएंगे, इनको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल स्थापित की है? तो देखिए ये बदतमीजी हमारे पड़ोसी देश चीन ने की है। और चीन ने कौन सा मिसाइल तैनात किया है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए हाल ही में चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां पर इसने DF-21 नाम का एक मिसाइल तैनात किया है। मिसाइल का नाम क्या है? DF-21। और देखिए जो आपका ये DF-21 मिसाइल है, ये एक मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो चीन जो है देखिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें क्या करना है, बाइकआउट करना है चीनी सामान का। मतलब आज से बिल्कुल कसम खा लीजिए कि चीन के द्वारा निर्मित हम कोई भी वस्तु उसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीनी सामान आपने लिया है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आगे से कोई भी चीनी सामान मत खरीदिएगा, ठीक है। तो ये काम हम अपने देश की रक्षा के लिए कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चीन की अगर अर्थव्यवस्था चरमराएगी तभी चीन सुधरेगा। वैसे तो चीन सुधरने वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने से इसकी विस्तारवादी नीति है, ये अड़ोस पड़ोस के देशों पे कब्जा करते रहता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर बताइए इसका। दूसरा कि हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? इनका नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। चौथा है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया गया? उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाता है? आंसर बताइए और कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आपको बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो और PDF कब अवेलेबल होगा। तो देखिए ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो आपका अगस्त 2020 महीना है उसमें टॉप 339 करंट अफेयर की PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए इस PDF में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने एग्जामिनेशन से पहले इस PDF को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये PDF है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।